क्या होता है जब एक नायक अपनी ही महत्वाकांक्षा का शिकार हो जाता है? जब एक योद्धा जो जीत का जश्न मना रहा हो, वो सत्ता के लालच में इतना अंधा हो जाए कि वो अपने ही हाथों से अपनी तबाही लिख दे। आज हम विलियम शेक्सपियर की सबसे प्रसिद्ध त्राजेडियों में से एक मैकबेथ की दुनिया में उतर रहे हैं। हमारे पास मैकबेथ, महत्वाकांक्षा, अपराध और त्राजेडी नाम का एक विश्लेषण है जो इस कहानी के हर कह सकते हैं काले सफेद पहलू को उजागर करता है। आज हमारा मिशन सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि उस सवाल की तह तक जाना है जो सदियों से पूछा जा रहा है। क्या मैकबेथ अपनी किस्मत का शिकार था या अपने ही फैसलों का गुलाम? चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं। तो कहानी की शुरुआत में मैकबेथ एक हीरो है, स्कॉटलैंड का एक बहादुर वफादार सेनापति। वो देश के दुश्मनों को हराकर लौट रहा है, जीत के नशे में है, और उसके साथ उसका दोस्त बैंको भी है। लेकिन तभी एक सुनसान मैदान में उनका सामना होता है तीन अजीब सी दिखने वाली औरतों से, जिन्हें हम चुड़ैलों के नाम से जानते हैं। और ये चुड़ैलें तीन भविष्यवाणियां करती हैं। पहली, मैकबेथ कॉर्डर का थैन बनेगा, जो एक बड़ी उपाधि है। दूसरी, वो स्कॉटलैंड का राजा बनेगा। और तीसरी, जो शायद सबसे ज्यादा उलझन भरी है, कि उसका दोस्त बैंको कभी राजा नहीं बनेगा, पर उसकी संतानें जरूर राजा बनेंगे। और यहीं पर मतलब कहानी का सबसे दिलचस्प मनोवैज्ञानिक पहलू सामने आता है। स्रोत के मुताबिक इन भविष्यवाणियों ने मैकबेथ के मन में महत्वाकांक्षा का बीज कह सकते हैं बोया नहीं। वो चिंगारी तो पहले से ही कहीं दबी हुई थी। हो सकता है उसने कभी सोचा हो, क्या मैं राजा बन सकता हूं? चुड़ैलों ने बस उस दबी हुई चिंगारी को हवा दे दी, उसे एक आवाज दे दी। ये दिलचस्प है। तो आप कह रहे हैं कि अगर कोई और होता तो शायद वो इन बातों पर हंसकर आगे बढ़ जाता? बिल्कुल, लेकिन मैकबेथ ने इसे गंभीरता से लिया और शेक्सपियर ने इसे बहुत चालाकी से लिखा है। जैसे ही चुड़ैलें गायब होती हैं, राजा के दूत आते हैं और मैकबेथ को बताते हैं कि उसे कॉर्डर का थेन बना दिया गया है। पहली भविष्यवाणी कुछ ही मिनटों में सच हो जाती है। ओहो! अब ये सिर्फ एक अजीब सपना नहीं है, ये हकीकत की पहली किश्त है। मैकबेथ का दिमाग दौड़ने लगता है। अगर ये सच है, तो क्या राजा बनने वाली बात भी सच हो सकती है? यहीं से क्या होगा अगर का खेल शुरू होता है। और वो इस क्या होगा अगर के खेल में अकेला नहीं है। वो तुरंत एक चिट्ठी में ये सब कुछ अपनी पत्नी लेडी मैकबेथ को लिख भेजता है। और यहाँ कहानी में एक और शक्तिशाली किरदार की एंट्री होती है। लेडी मैकबेथ का किरदार बहुत अहम है यहाँ पर। चिट्ठी पढ़ते ही उसके मन में कोई शक या सवाल नहीं उठता। वो मैकबेथ की ताकत और उसकी कमजोरी दोनों को जानती है। वो जानती है कि मैकबेथ बहादुर है, लेकिन उसमें जरूरत से ज्यादा इंसानियत का दूध है। वो महत्वाकांक्षी है, पर शायद वो क्रूरता नहीं है जो सत्ता के शिखर तक पहुंचने के लिए चाहिए। वो सिर्फ उसे उकसाती नहीं है, वो एक तरह से उसकी अंतरात्मा को खामोश करने का काम करती है। मैकबेथ जब हिचकिचाता है तो उसकी मर्दानगी पर सवाल उठाती है। वो कहती है, जब तुमने ये करने की हिम्मत की थी तब तुम मर्द थे। ये तो एक बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक चाल है। हाँ, वो उसके डर को कायरता का नाम देती है और उसकी महत्वाकांक्षा को हिम्मत का। यहाँ वो एक उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट से बढ़कर है, वो साजिश की वास्तुकार मतलब आर्किटेक्ट बन जाती है। तो यह सवाल फिर वही उठता है, क्या लेडी मैकबेथ ने उसे मजबूर किया, या उसने बस उस आवाज को जोर दिया जो मैकबेथ के अंदर पहले से ही मौजूद थी? स्रोत इशारा करता है कि दोनों ने एक दूसरे के सबसे बुरे पहलुओं को बाहर निकाला। वो एक ऐसा पावर कपल थे जिनकी साझा महत्वाकांक्षा जहर बन गई। लेडी मैकबेथ के बिना शायद मैकबेथ कभी पहला कदम नहीं उठाता, लेकिन उस कदम को उठाने की इच्छा मैकबेथ के मन में पहले से थी। लेडी मैकबेथ ने बस रास्ते के पत्थर हटाए और वो रास्ता सीधा राजा डंकन के कमरे तक जाता है। उसी रात राजा मेहमान बनकर उनके किले में रुकते हैं। लेडी मैकबेथ पूरा प्लान बनाती है और मैकबेथ अपनी सारी हिचकिचाहट के बावजूद उस अंधेरे रास्ते पर चल पड़ता है। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि हत्या कैसे हुई, इससे ज्यादा जरूरी यह है कि हत्या के पहले और बाद में मैकबेथ का क्या हुआ। उसे हवा में एक खूनी खंजर दिखाई देता है जो उसे रास्ता दिखा रहा है। ये सिर्फ एक भ्रम नहीं था, ये इस बात का प्रतीक था कि उसका दिमाग अपराध करने से पहले ही टूटना शुरू हो गया था, और हत्या के बाद तो वो पूरी तरह बिखर जाता है। हाँ, उसके हाथ खून से सने हैं और उसका मन अपराध और डर से कांप रहा है। वो इतना घबरा जाता है कि हत्या के हथियार भी वहीं छोड़ आता है।
और यहीं पर हमें मैकबेथ और लेडी मैकबेथ के बीच का फर्क साफ दिखता है ना? बिल्कुल। लेडी मैकबेथ आती है, स्थिति को संभालती है और कहती है, थोड़ा सा पानी हमें इस काम से साफ कर देगा। वो इसे एक काम की तरह देखती है, जिसे बस सफाई से अंजाम देना है। लेकिन मैकबेथ समझ जाता है कि ये दाग सिर्फ हाथों पर नहीं, उसकी आत्मा पर लगा है। वो कहता है कि क्या महासागर का सारा पानी भी उसके हाथों को धो पाएगा? नहीं। बल्कि उसके हाथ ही पूरे समंदर को लाल कर देंगे। और यहीं से उनके रिश्ते में वो दरार पड़नी शुरू हो जाती है जो कभी नहीं भरती। ये खून सिर्फ राजा डंकन का नहीं था, ये उनकी अपनी आत्मा का था। उनके पतन की वास्तविक शुरुआत यहीं से होती है। सुबह जब हत्या का पता चलता है तो पूरे किले में अफरा तफरी मच जाती है। शक डंकन के बेटों मैल्कम और डोनाल्बेन पर जाता है, जो अपनी जान के डर से देश छोड़कर भाग जाते हैं। उनके भागने से लोगों का शक और गहरा हो जाता है और मैकबेथ को, जैसा कि भविष्यवाणी की गई थी, स्कॉटलैंड का राजा घोषित कर दिया जाता है। और अब हम कहानी के उस हिस्से में आते हैं जो मुझे सबसे ज्यादा मनोवैज्ञानिक रूप से आकर्षक लगता है। उसे ताज मिल गया, सब कुछ मिल गया जो वो चाहता था, लेकिन उसे शांति एक पल के लिए भी नहीं मिलती। कैसे मिलेगी? क्योंकि उसने अपनी आत्मा को दांव पर लगाकर जो ताज हासिल किया है वो उसे असुरक्षित लगता है। उसे चुड़ैलों की तीसरी भविष्यवाणी याद आती है कि बैंकों की संतानें राजा बनेंगे। यह ख्याल उसे अंदर ही अंदर खाने लगता है। उसे लगता है कि उसने किसी और के लिए रास्ता साफ किया है। हाँ, उसने अपनी आत्मा को शैतान के हाथों बेच दिया ताकि बैंकों के बेटे राजा बन सके। तो ये सिर्फ दया नहीं है जैसा कि अक्सर कहा जाता है। स्रोत बताता है कि ये डर से ज्यादा ईर्ष्या और हताशा है। उसे अपनी खराब सौदेबाजी का एहसास होता है। बिल्कुल, ये क्लासिक पैटर्न है, एक अपराध को छुपाने के लिए दूसरा अपराध करना। लेकिन यहाँ वजह ज्यादा गहरी है। बैंकों की हत्या सिर्फ सत्ता बचाने के लिए नहीं है, बल्कि अपनी उस हताशा को मिटाने के लिए है कि उसने इतना बड़ा पाप किसी और के फायदे के लिए किया। और इसीलिए वो अपने सबसे करीबी दोस्त बैंको और उसके बेटे फ्लियॉन्स को मारने के लिए हत्यारे भेजता है। हत्यारे बैंको को तो मार देते हैं, लेकिन उसका बेटा फ्लियॉन्स अंधेरे में भाग निकलने में कामयाब हो जाता है। ये खबर मैकबेथ को और ज्यादा बेचैन कर देती है, और ये बेचैनी उसी रात सबके सामने आ जाती है जब वो दरबार में एक बड़ी दावत रखता है। दावत के बीच में जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, मैकबेथ को अपनी कुर्सी पर बैंको का भूत दिखाई देता है, जिसका शरीर खून से लथपथ है और वो चुपचाप उसे घूर रहा है। और ये भूत सिर्फ मैकबेथ को ही दिखाई देता है। वो डर के मारे चीखने लगता है, हवा में बातें करने लगता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है। ये वो पल है जहां उसका आंतरिक अपराध बोध बाहरी दुनिया में फूट पड़ता है। जो डर और अपराध बोध अब तक उसके मन में कैद था, वो अब सबके सामने आ गया है। तो क्या यहीं से लोगों को शक होने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है? हाँ, लोग चाहे भूत न देख पाएं, पर वो एक पागल बड़बड़ाते हुए राजा को जरूर देखते हैं। उन्हें यकीन होने लगता है कि राजा अपना मानसिक संतुलन खो रहा है। और लेडी मैकबेथ, जो अब तक सब कुछ संभाल रही थी, वो आखिरी बार स्थिति को संभालने की कोशिश करती है। वो मेहमानों से कहती है कि राजा को बचपन से ऐसी बीमारी है, दौरे पड़ते हैं। लेकिन उसकी आवाज में अब वो पहले वाली ताकत नहीं है, वो भी अंदर से टूट रही है। इस घटना के बाद मैकबेथ का अकेलापन और गहरा हो जाता है। उसे लगता है कि वो एक ऐसे खूनी दरिया में इतना आगे निकल आया है कि लौटना उतना ही मुश्किल है जितना आगे बढ़ना। तो अब उसका अपराध सबके सामने आ चुका है, भले ही सांकेतिक रूप में। ऐसे में एक तर्कसंगत इंसान शायद पीछे हटता, लेकिन स्रोत बताता है कि मैकबेथ और गहरे अंधेरे की तरफ बढ़ता है। वो वापस उन्हीं चुड़ैलों के पास जाता है जिनसे ये सब शुरू हुआ था। उसे जवाब चाहिए, उसे सुरक्षा का आश्वासन चाहिए। इस बार चुड़ैलें उसे 3 और रहस्यमयी संदेश देती हैं। पहली, उसे मैकडफ से सावधान रहना चाहिए। दूसरी, कोई भी स्त्री से जन्मा मनुष्य उसे नहीं मार सकता। और तीसरी, उसका शासन तभी खत्म होगा जब बीरनम का जंगल चलकर उसके किले तक आ जाएगा। तो ये 3 नई बातें जो सुनने में तो लगभग असंभव लगती हैं। हाँ, कोई भी औरत से जन्मा उसे नहीं मार सकता और जंगल खुद चलकर आएगा। स्रोत के मुताबिक मैकबेथ ने इन पर यकीन क्यों कर लिया? क्या वो इतना हताश था? ये हताशा से ज्यादा अहंकार था। इसे ही ट्रेजेडी में ह्यूब्रिस कहते हैं। जब आप इतने अपराध कर चुके हों तो आप ये मानना चाहते हैं कि आप अजय हैं, कि आप पर दुनिया के नियम लागू नहीं होते। अच्छा, ये भविष्यवाणियां उसे वही देती हैं जो वो सुनना चाहता है, एक जादुई सुरक्षा कवच। उसे लगता है कि वो किस्मत से भी बड़ा है
और ये ह्यूब्रिस ही है जो कई त्राजिदियों का केंद्र है। इस झूठे आत्मविश्वास में मैकबेथ और ज्यादा क्रूर हो जाता है। जब उसे पता चलता है कि मैकडफ इंग्लैंड भाग गया है तो वो बदले की आग में अंधा होकर मैकडफ के किले पर हमला करवाता है और उसकी पत्नी और मासूम बच्चों को बेरहमी से मरवा देता है। ये अपराध अब सत्ता के लिए नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ क्रूरता के लिए था। और जैसे जैसे मैकबेथ बाहर की दुनिया में और ज्यादा राक्षस बनता जाता है, वैसे वैसे लेडी मैकबेथ अंदर की दुनिया में अपने ही अपराध बोध में डूबती जाती है। तो वो जोड़ी जो एक पावर कपल की तरह थी, अब पूरी तरह टूट चुकी है। एक पूरी तरह संवेदनहीन हो चुका है और दूसरी अपराध बोध से पागल हो रही है। लेडी मैकबेथ का पतन भी पूरा हो चुका है। वो नींद में चलने लगती है, रात में उठकर अपने हाथों को मलती है, ये कहते हुए कि उसके हाथों से खून के धब्बे नहीं मिट रहे। उसकी वो मशहूर लाइन आउट डैम्ड स्पॉट, निकल जाओ मनहूस धब्बे, ये दिखाती है कि जिस खून को उसने महज थोड़ा सा पानी समझा था, उसने उसकी पूरी आत्मा को दागदार कर दिया है। आखिरकार इसी पागलपन में उसकी मृत्यु हो जाती है। मैकबेथ को अपनी पत्नी की मौत की खबर मिलती है, लेकिन तब तक वो इतना संवेदनहीन हो चुका है कि उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो जीवन को एक परछाई और एक मूर्ख द्वारा सुनाई गई कहानी कहता है। लेकिन तभी उसे एक और चौंकाने वाली खबर मिलती है। मैकडफ और डंकन का बेटा मैल्कम एक बड़ी सेना लेकर उसके किले की ओर बढ़ रहे हैं और उनके सैनिकों ने खुद को छुपाने के लिए बिरनम जंगल की डालियां काट ली हैं और उन्हें ढाल की तरह इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और इस तरह बिरनम का जंगल सचमुच किले की ओर चल पड़ता है। वाह! प्रकृति का मैकबेथ के खिलाफ हो जाना एक शक्तिशाली प्रतीक है। जंगल का चलना ये दर्शाता है कि उसने व्यवस्था का जो प्राकृतिक क्रम तोड़ा था, अब वही क्रम उसके विनाश के लिए आ रहा है। पहली जादुई दीवार गिर चुकी है। हाँ। किले के अंदर अंतिम लड़ाई शुरू होती है। मैकबेथ अपनी तलवार से लड़ता है, इस आखिरी यकीन के साथ कि उसे कोई नहीं मार सकता। हाँ। आखिरकार उसका सामना मैकडफ से होता है, जिसके पूरे परिवार को उसने मरवा दिया था। मैकबेथ घमंड से कहता है, तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो, तुम मुझे नहीं मार सकते, तुम स्त्री से जन्मे हो। उसे अपनी अजयता पर अब भी पूरा भरोसा है। लेकिन तभी मैकडफ वो राज खोलता है जो मैकबेथ के पूरे भ्रम को एक झटके में तोड़ देता है। वो जवाब देता है, मेरा जन्म समय से पहले माँ के गर्भ को चीर कर हुआ था। मतलब उसका जन्म सिजेरियन विधि से हुआ था, जिसे उस जमाने में सामान्य जन्म नहीं माना जाता था। और बस उसी पल ये कहानी का चरमोत्कर्ष है। वो आखिरी तिनका जिस पर मैकबेथ का आत्मविश्वास टिका था, वो भी टूट जाता है। उसे एहसास होता है कि भविष्यवाणियों ने उसे शब्दों के जाल में फंसाकर धोखा दिया है। उन्होंने उसे सच नहीं बताया, बल्कि ऐसा सच बताया जिसे वो गलत समझे। उसका आखिरी भ्रम भी टूट जाता है। उसे समझ आता है कि वो कभी किस्मत का चुनावा नहीं था, वो बस एक ऐसा इंसान था जिसने गलत रास्ते चुने। ये जानने के बाद भी कि वो हारने वाला है, मैकबेथ लड़ने का फैसला करता है। वो कहता है, मैं हार नहीं मानूंगा, और अंत में मैकडफ के हाथों वो मारा जाता है। कहानी का अंत होता है मैल्कम के स्कॉटलैंड का नया और सही राजा बनने से। देश में अत्याचार का राज खत्म होता है और शांति लौटती है। तो इस सब का क्या मतलब है? हमारा स्रोत इस कहानी को एक शक्तिशाली चेतावनी के रूप में देखता है। मैकबेथ की कहानी ये दिखाती है कि अविवेकपूर्ण महत्वाकांक्षा इंसान को उसके अपने विनाश की ओर ले जाती है। बिल्कुल। एक महान नायक का एक क्रूर तानाशाह में बदलना इसी का परिणाम था। एक अंतिम विचार जो ये कहानी हमारे लिए छोड़ जाती है, वो ये है, क्या मैकबेथ अपने किस्मत का शिकार था या अपने फैसलों का? क्या चुड़ैलों ने उससे मजबूर किया या उन्होंने सिर्फ वही कहा जो वो सुनना चाहता था? ये कहानी हमें बताती है कि शायद किस्मत हमें कुछ विकल्प देती है, लेकिन चुनना हमें ही पड़ता है। और शायद इससे भी बड़ा सवाल ये है कि हमारे अपने जीवन में वो कौन सी बारीक रेखा है जहां एक स्वस्थ महत्वाकांक्षा एक विनाशकारी जुनून में बदल जाती है। ये सवाल आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना शेक्सपियर के समय में था।